हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुझा पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 32 लेकर आए हैं और 31 सेट का वीडियो पीछे डाला जा चुका है, उसे जाइए जाकर देखिए। और कैसा लगा बताइए कमेंट में ज़रूर। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। तो आज हम लोग फिर से वही सेट लेकर आए हैं, 32 नंबर का सेट हो जाएगा। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है। और ये सिर्फ क्या है तो साइंस की RRB, ALP, NTPC टेक्नीशियन गियर 3 और ग्रुप डी के लिए है साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, और सारे PY क्यों हैं, तो इसे ज़रूर देखिए। अगर इसमें से आप लोग को अगर 20 से 25 क्वेश्चन बन जा रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने अपने प्रश्नों के चलते हैं, लेकिन ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा जरूर देखिए वीडियो को, हर एक प्रश्न एकदम लाभदायक है। ठीक है, तो ये देखिएगा जरूर। चलिए चलते हैं अपने अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति रिक्त स्थान गति का एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति रिक्त स्थान गति का एक उदाहरण है। तो किस गति का उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तब भीड़ भाड़ जल वाली जगह रहता है तो वहाँ गाड़ी क्या होता है कि गाड़ी कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे पीछे ऐसा होते रहता है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, असमान गति। ठीक है, क्या हो जाएगा, असमान गति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। अगला पास क्या करा कि चाल दूरी और समय का सही संबंध है। चाल दूरी और समय का सही संबंध है, तो आप लोग को पता है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या हो जाता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए कि दूरी बटा समय कहाँ है, मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस हो गया। और दूरी के क्या डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं, और समय को टी से। तो क्या हो जाएगा, था एस बराबर डी बटे टी। ठीक है, तो एस बराबर डी बटे टी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एस बराबर डी बटे टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रखा है, क्या कह रहा है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु रिक्त स्थान। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु रिक्त स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि में एक समान त्वरण हो, या फिर बी कह रहा है कि एक वृत्त में चल रहा हो, या फिर सी कह रहा है में परिवर्तित त्वरण हो, या डी कह रहा है में शून्य त्वरण हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या, तो शून्य त्वरण होता है। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु शून्य त्वरण पर हो। क्या हो, तो जब वस्तु शून्य त्वरण पर हो तब वेग और सॉरी, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर क्या होता है, जब त्वरण शून्य हो। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा कि विस्थापन के परिवर्तन दर को रिक्त स्थान कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दर को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं, वेग। तो विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे रिक्त स्थान में कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे रिक्त स्थान में कहा जाता है। तो समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है असमान गति। क्या कहा जाता है, तो असमान गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, असमान गति। ठीक है, चलिए अगले आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है। तो चाल के साथ गति कौन निर्देशित करता है ये बताना है। ठीक है, कौन सी मात्रा है जो चाल के साथ गति को भी निर्देशित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेग। वेग जो है चाल के साथ गति को भी निर्देशित करता है। ठीक है, क्या करता है, तो गति को भी निर्देशित करता है। ठीक है, अच्छा, वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
वेग का अगर कहा जाए तो SI मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और ये कौन सा राशि है? तो हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है, क्या हो जाएगा? सदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन करा कि निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग के रूप में। किसके रूप में? तो वेग के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, किस रूप में? तो वेग के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो किस कोण पर फेंका जाता है? तो ये फेंका जाता है 45 डिग्री। कितना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर कोई भी वस्तु को फेंका जाए तो सर्वाधिक वो दूरी तक जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है? किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवलय। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रवलय। ठीक है, क्या हो जाता है? तो परवलय हो जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो कैसा जाता है? तो परवलय रूप से जाता है, मतलब यहाँ से फेंके तो ऐसे जाकर ऐसे गिरता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय है। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या हो जाएगा? तो ये किसका फॉर्मूला है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। चलिए अगले चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? 11 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जब क्या करा कि ऑक्सीजन का जगह प्राप्त कर रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, तो क्या कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन को त्यागता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे पास क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। यानी किसके क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन निर्मित होता है? क्या हो जाएगा? तो सल्फर से सल्फाइड बनता है किसके? तो अपचयन द्वारा। किसका द्वारा होता है? तो अपचयन द्वारा सल्फर से सल्फाइड बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसको हमें सत्य कथन को हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है और इसको पढ़ना है। जिंक का अपचयन हो रहा है। तो जिंक का अपचयन, जिंक जेडन का अपचयन हो रहा है। हाँ, तो देखिए जेडन यहाँ से टूट कर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, जिंक का अपचयन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन यहाँ है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अपचयन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन टूटता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीजन जुटता है। तो देखिए कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन जुट रहा है। ठीक है, और जिंक से ऑक्सीजन देखिए टूट कर यहाँ आ गया। ठीक है, जिंक सिर्फ जिंक हो गया, इसलिए इसमें अपचयन हो रहा है। अगर कह रहा है कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो नहीं, जिंक का पहले ही अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कहाँ से होगा? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कार्बन का अपचयन हो रहा है। तो कार्बन का तो ऑलरेडी पहले ही लिखा है कि ऑक्सीकरण हो रहा था, फिर अपचयन कहाँ से होगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक और दो। एक और दो कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। इसमें क्या है? सत्य कथन को चुनना था। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये पूछ रहा था। इसको में कौन कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो देखिए CO मैंने कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा था? कॉपर का हो रहा है। किसका हो रहा है? तो कॉपर का हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल कॉपर का, मैंने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल कॉपर का हो रहा है। ठीक है,
देखिए कॉपर और ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसलिए कॉपर का, ठीक है। ऑक्सीकरण में बार बार बता रहा हूँ, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन त्यागता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि जिंक से जिंक आयरन का निर्माण किसके कारण होता है, जिंक से जिंक आयरन का निर्माण किसके कारण होता है। तो जिंक से जिंक आयरन का निर्माण किसके कारण होता है। तो जिंक से जिंक आयरन का निर्माण किसके कारण होता है। तो होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण से। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण से इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो होगा तो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति यानी केमिकल स्पेसीज ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब कौन ऑक्सीकृत हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकृत मैंने ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है ये आपको बताना है। तो किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकला और यहाँ कहाँ जुटा, तो हाइड्रोजन में जुटा। किसमें जुटा, तो हाइड्रोजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह, किसमें, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, तो हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें रिक्त स्थान, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें रिक्त स्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, और ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी केवल अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर सी केवल ऑक्सीकरण होता है। या ऑप्शन नंबर डी ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रिडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ एक साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ जिसमें हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोनों को एक साथ होता है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ दोनों होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है। तो एक ऐसे लगता है, तो यहाँ ऑक्सीजन टूट रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया में आएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, जुटा हुआ है, और यहाँ जाकर टूट गया, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से टूटा तो यहाँ से जुट गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया में आएगा, ठीक है। और यहाँ फिर देखिए ओ जो है से जुट रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया आएगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, AgNO3, तो AgCl, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बदल गया कुछ Ag और Ag, ठीक है। और यहाँ Cl इसमें जुट रहा है, और फिर आगे बढ़ा दे रहा है, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ये ठीक है, हो जाएगा। तो 4 नंबर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो इससे विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन क्रिया हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार। चार कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो रेडॉक्स नहीं है, विस्थापन है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिक्रिया Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, मैंने कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो जाएगा आंसर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का रिक्त स्थान होता है। तो वसा और तेलों का किस कारण से होता है, तो मैंने खाना जब दुर्गंधित हो जाता है, तो वसा और तेलों के किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। क्या होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण फाइबर किंगडम क्लासिफिकेशन किस किया था। तो किसके द्वारा जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था वही टेकर के द्वारा। किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी वही टेकर के द्वारा। किसके द्वारा किया था, वही टेकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा समूह है ये तो जानना जरूरी है। तो कौन कौन सा समूह है ये जान लीजिए आगे। तो जो 5 इसको में बांटा गया है, तो उसमें क्या होता है, पहला होता है मोनेरा। क्या होता है, मोनेरा,
ठीक है। दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पर हो जाएगा प्रोटिस्टा। क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। तीसरा पर क्या हो जाएगा? तो तीसरा पर हो जाएगा फंजाई। फंजाई। ठीक है। चौथा नंबर पर क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर पर हो जाएगा प्लांटी। प्लांटी। ठीक है। और पांचवा नंबर पर क्या होगा? तो पांचवा नंबर पर हो जाएगा एनीमेलिया। क्या हो जाएगा? एनीमेलिया। एनीमेलिया। क्या हो जाएगा? एनीमेलिया। ठीक है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया। ठीक है। तो इसमें कौन है? सब देखना है। एनीमेलिया तो ही है, फंजाई भी है, प्रोटिस्टा भी है, प्रोटोजोआ नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो प्रोटोजोआ नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? 23 नंबर प्रश्न करा है। एक बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैले रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इसमें यह पता चलता है कि वह संभवतः रिक्त स्थान से बन सकता है। तो किस चीज़ से बन सकता है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करा है एंडोटॉक्सिन्स, या एक चौड़ी पेप्टडोग्लिकैन दीवार, या फिर होता है एंडोस्पोर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंडोजीन्स बड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पोर्स। क्या हो जाएगा? एंडोस्पोर्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाना होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो मुख्य जीवाणुओं के प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाना होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? मतलब ये इतना जगह पर वो निवास कर सकता है, तो कौन सा जीव है ये? तो ये तो आप लोग को पता हो क्या होगा? जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जीवाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो जीवाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कौन सा है इसको हमें बताना है। ठीक है। तो आपको पता होगा किसका कौन है? तो राइजोबियम। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, राइजोबियम। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी फसलों के जड़ों के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी फसलों के जड़ों के पास पाया जाता है। ठीक है। जहाँ वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है। क्या हो जाता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कर रहा है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, आपको तो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 में समृद्ध है। ठीक है। इसका मतलब पाया जाता है तो प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र माने केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनेरा। किसमें? तब मोनेरा में होता है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणुओं तथा नीला हरित शैवाल को समाविष्ट किया जा गया है।
जिसमें एक कोशिकीय जीवों में केंद्रीय पटल रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होता है। ठीक है, केंद्रीय पटल रहित क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र का होता है मोनेरा जगत में। ठीक है, अर्थात जिसमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है परंतु इसे कोशिका द्रव्य से अलग रहने हेतु केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? तो इसमें केंद्र का द्रव्य से अलग रहने हेतु केंद्रक इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कौन हुआ था? तो साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसे नीला हरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या जाता है? नीला हरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पुरातन जीवाणु है और पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ठीक है, पृथ्वी पर उत्पन्न पहला ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुआ था। मतलब पहला बार किसके कारण हुआ था? तो नीला हरी शैवाल, मैंने साइनोबैक्टीरिया जिसको नीला हरी शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो रिक्त स्थान होते हैं। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो रिक्त स्थान होते हैं। तो बैसिली कैसा जीवाणु है? तो है क्षारनुमा। कैसा है? तो क्षारनुमा जीवाणु है। ठीक है, बैसिली क्या है? जो क्षारनुमा जीवाणु है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आज के लिए लास्ट प्रश्न है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी मोनोट्राइकस। क्या कहा जाता है? तो मोनोट्राइकस कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।